नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं यानी आपका मेज़बान अतर काज़मी आपका खैर मकदम करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, जिसमें हम आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं मुसलमानों की तरक्की, उनकी तालीमी हैसियत और किस तरीके से पसमानदा मुसलमान जिनको हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, उनकी तरक्की कर सकते हैं। कि इसी तरीके से यकजहती की बात की जाए तो मुसलमानों में यकजहती का नारा तो बुलंद होता है, उसको कैसे भाईचारगी में बदला जाए और कैसे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के बैनर तले सारे मुसलमान आए। इसी मकासद को लेकर हमारे पास अगर एक ही मदावा है जिसका नाम है, अगर कोई परचम है तो उसका नाम है हुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसको दुनिया रहमतुल लिल आलमीन कहती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर सारे मुसलमान किसी बैनर के तले यकजा होंगे, इत्तेहाद में होंगे, तो वो एक ही नाम है हुजूर सरवर कायनात का। उसी जुमरे में एक ऐसी तंजीम तश्कील पाई है जिसका नाम है पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संस्थान। इस तंजीम के मकासद क्या हैं, किस तरीके से मुसलमानों की यकजहती तालीम और तालीमी इदारों को कैसे तरक्की याफ्ता बनाया जाए, इस मकसद से आज हमारे साथ एक अजीम तरीन शख्सियत मौजूद हैं, यानी पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संस्थान के सदर मोहतरम जनाब हाजी एहतराम हुसैन एडवोकेट साहब। उनका इस्तकबाल करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आज जो मुल्क में मुसलमानों की हैसियत है, चाहे वो बात की जाए सच्चर कमेटी की या रंगनाथ मिश्र की, ये तमाम रिपोर्टें आ चुकी हैं, लेकिन मुसलमानों की पसमानदगी अपलिफ्ट नहीं हो रही है। कौन कौन से ऐसे मकासद हैं जिससे मुसलमानों को अपलिफ्ट किया जाए, उनको तरक्की याफ्ता किया जाए, उनके बच्चों की तालीम के बारे में सोचा जाए, उनकी औरतों यानी ख़वातीन के बारे में तालीम के बारे में सोचा जाए। इन तमाम मकासद के साथ आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संस्थान का जो हम लोगों ने कुछ साथियों के साथ मिल करके इसका गठन किया है, इसका गठन 27 सितंबर 2016 को गठन किया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन लखनऊ में कराया गया है। इसका गठन का मतलब और मकसद जो है वो ये है कि हम मुसलमानों के दरमियान आपसी इत्तेहाद कायम होना चाहिए। हम मुसलमानों के दरमियान किसी तरीके की कोई बातें ऐसी ना हों जिससे हमारी तरक्की पे असर पड़े। जब हम लोगों ने देखा कि तमाम सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलमान हमारा पस्ती की तरफ जा रहा है, तो हमने सोचा कि एक गैर सियासी संगठन बनाया जाए जिसका मकसद ये हो कि मुसलमान अपना पैरों पे खड़ा हो और इत्तेहाद और यूनिटी के साथ अपनी परेशानियां दूसरों के सामने पेश की जाएं, सरकार के सामने, शासन के सामने, प्रशासन के सामने, और हर गांव स्तर पे, कस्बे स्तर पे, शहर स्तर पे इस संगठन के पदाधिकारी बनाने हैं, नियुक्त करने हैं, जो संगठन की बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे और अपनी लड़ाई खुद संगठित होकर के अपने पैरों पर खड़े होकर के लड़ें। क्योंकि आज तक हमारी लड़ाई सही तरीके से नहीं लड़ी गई, जिसका नतीजा ये है कि मुसलमान पस्ती की तरफ होता चला गया। और चाहे वो इक्तिसादी हालात हों मुसलमानों के, चाहे वो शैक्षिक मसले हों, इस तरीके के जितने भी मसाइल हैं वो मुसलमान सबसे पीछे हो गया। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम आगे बढ़ें और हमारी जो नए नौजवान हैं, जो नई पौध है, वो आगे तरक्की कैसे करे और मुसलमानों को आपसी मेल मिलाप कैसे बढ़े, इसका मकसद ये। वकील साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू किया है पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संस्थान, इसका मकसद क्या था और किस तरीके से आप इस मकसद को लेके चले हैं और कौन कौन सी इसमें चीज़ें हैं जो आप जोड़ना चाहते हैं? हाँ, ये सवाल आपने बहुत ही अच्छा किया। आपने देखा होगा और पढ़ा होगा और अभी तक गौर किया होगा कि आज़ादी के बाद 70 साल हो चुके हैं आज़ाद
हमारे मुल्क को आज़ाद हुए, हमारा देश 70 साल पहले आज़ाद हुआ, लेकिन आज तक हमारे सियासी दलों ने तो ये कहने के लिए कहा और हमको ये दिखाने की कोशिश की कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके हक की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, आपको आपके अधिकार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नतीजा ये हुआ कि इन 70 सालों में मुसलमान जितना पीछे चला गया है आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर ये राजनीतिक दल हमारी लड़ाई लड़ रहे होते, हमारे विकास की बात कर रहे होते, तो आज मुसलमान बहुत आगे होता, लेकिन इन दलों ने हमको कहीं का नहीं रखा। ना ये इन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी, इन्होंने हमारी लड़ाई सिर्फ ज़बान से लड़ी, और हमारी लड़ाई ज़बान से लड़ने के बाद हमको फ़ायदा पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की गई। चाहे जो राजनीतिक दल हो, मुसलमान नेताओं को तो उन्होंने नेता बनाया, चेहरा बनाया, लेकिन वो नेता भी ऐसे होते थे बेचारे जो मुसलमानों की हक की आवाज़ को बुलंद कभी नहीं कर पाए, क्योंकि बगैर पार्टी हाईकमान के वो कुछ कह ही नहीं सकते, वो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो नतीजा ये हुआ कि सिर्फ चेहरा दिया, लेकिन कोई काम, कोई विकास नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमान आज इतना पीछे चला गया जहाँ पे आप सोच नहीं सकते हो। मुसलमान आज के दौर में, हमारा युवा, हमारे नौजवान दोस्त जो हैं वो सिर्फ मजदूरी का काम कर रहे हैं। 90% मुसलमान मजदूरी का काम कर रहा है, चाहे वो दिल्ली में कर रहा हो, चाहे बॉम्बे में कर रहा हो, चाहे सऊदी अरब में कर रहा हो, लेकिन कर मजदूरी रहा है। शिक्षा से हम कोसों दूर चले गए, इक्तिसादी पोजीशन हमारी सबसे ख़राब हो गई, स्वास्थ्य के विभाग में हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, सरकार की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, और हमारे दिलो दिमाग में ये बैठा दिया गया कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। हमारा नौजवान पढ़ने से इनकार कर गया और वो पढ़ने से घबराने लगा कि हम पढ़ के क्या करेंगे जब हमें नौकरी नहीं मिलेगी, जबकि ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। इस देश में सभी को समान अधिकार है, सभी को समान अवसर हैं, लेकिन हमने चूंकि मेहनत करना छोड़ दिया, हमारे दिमागों में ढाल दिया गया, इसलिए हम पीछे होते चले गए। और आज नतीजा ये है कि मुसलमान इस मुल्क में सबसे पिछड़ी कौम हो गई है। सदर मोहतरम, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने अपने मकासद को बयान किया कि किस तरीके से परवरदिगारा, मेरी दुआ है कि आप इसमें कामयाब हों और तमाम मुसलमानों के लिए फलाह व बहबूदी का सबब बने। सदर मोहतरम, एक और सवाल जो बहुत अहम है आज के इस पस मंज़र में, क्या आप समझते हैं कि मुसलमानों के हक़ की आवाज़ जो सियासी दल हैं जिन्हें हम अपना वोट देते हैं, मुसलमान ख़ास तौर से, उन्होंने मुसलमानों के हक़ के लिए, उनकी गुर्बत को दूर करने के लिए, उनकी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम किया है या नहीं? हाँ, ये भी सवाल आपने जो किया है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस पर तो बड़ी गौर और फिक्र की ज़रूरत है कि आज़ादी, देश की आज़ादी होने के बाद आज 70 साल गुजर गए, और इन 70 सालों में तमाम से राजनीतिक दल बने, और उन राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज़ किया, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया कि आप हमें वोट दो, हम आपको आपका अधिकार देंगे, हम आपका विकास करेंगे। लेकिन आप गौर करें कि इन 70 सालों में बहुत सी सरकारें ऐसी बनी, बहुत से दलों की सरकार मुसलमानों के वोट के दम पे बनी। हमारा वोट तो लिया, लेकिन हमें दिया कुछ नहीं। नतीजा ये हुआ कि जब मुसलमानों ने आवाज़ उठाई कि भाई हमको भी हक मिलना चाहिए, हमारा भी विकास होना चाहिए, हमें भी फ़ायदे मिलने चाहिए, तो वक्त पे, समय समय पर तमाम सी सरकारों ने कमेटियों का गठन किया। कभी कुड्डू कमेटी का गठन किया, कभी नंगनाथन मिश्र कमेटी का गठन किया, कभी सच्चर कमेटी का गठन किया, और इन कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर हो गए हैं। फिर इन कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की और अपनी सिफारिशें उसमें लिखी कि अगर ये चीज़ें इनको मुहैया कराई जाए तो मुसलमानों के हालात बेहतर हो सकते हैं। सरकारें तो हमारे वोट से बन जाती थी लेकिन हमें कभी उन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया कि जिससे मुसलमान आगे बढ़ सके। तो हमें गुलाम बना के रखा गया ज़हनी तौर पे कि हम उन्हीं के पाबंद रहें, उन्हीं की बातों को सुने और उन्हीं की बातों पे अमल करें। नतीजा ये हुआ कि हमें कुछ नहीं मिला और आज दलितों से भी बदतर हालात मुसलमानों के हो गए हैं। और हमारी फलाह और बहबूदी के लिए कोई भी ऐसी योजना सरकारों ने नहीं बनाई कि जिससे मुसलमान
बच्चों को तालीम मिले, जिससे मुसलमान बच्चों को इक्तिसादी पोजीशन अच्छी हो जाए, जिससे वो रोज़गार से जुड़ें, जिससे उनके आर्थिक हालात अच्छे हो जाएं। ऐसी कोई योजनाएं नहीं बनाई गई, और जो योजनाएं बनाई भी गई वो कागज़ तक ही सीमित रहीं, जिससे मुसलमानों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और आज मुसलमान मजदूरी करने पे मजबूर है, छोटे छोटे काम करने पे मजबूर है। मुसलमानों का कहीं भी कुछ कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत खूब, बहुत 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 अच्छा जवाब। मतलब मैं यकीनी तौर पे ये कह सकता हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से तमाम मुसलमान इत्तेहाद में होंगे और एक बैनर ऐसा बनेगा जिससे तमाम मुसलमानों की पसमानदगी और उनकी तालीम बढ़ेगी। सदर मोहतरम, अगला सवाल यह है कि हम अक्सर करके शख्सियत परस्ती या शख्सियत पसंदी की तरफ बढ़ते हैं। हमारा हर वो नेता हमारे कौम से नहीं होता है, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो वो सो कॉल्ड सेकुलर नाम से जो नेता हैं जिनको हम अपना वोट देते हैं, अभी मैंने सियासी दल की बात की, सियासी पार्टी की बात की, हम पर्टिकुलर नेता की बात करते हैं, क्या वो नेता वाकईन मुसलमानों की फलाह, उनकी तरक्की को आगे ले जाने में काम कर रहे हैं? आप ऐसा जानते हैं, मानते हैं? देखिए, ये बात जो है बहुत गौर और फिक्र की है, और आज नतीजा ये है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान पढ़े लिखे हैं, जो भी ज़िम्मेदार हैं, उनके सबके दिलो दिमाग में ये सवाल है कि मुसलमान तरक्की कैसे करे, मुसलमान कैसे आगे बढ़े। और इसका नतीजा ये हुआ कि तमाम से जो हमारे दानिश्वर लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, कोशिशें सही तरीके से नहीं की गई, और सही तरीके से कोशिश न होने के नतीजा कि मुसलमान अपने पैरों पे खड़ा आज तक नहीं हो पाया। जब हमारे दानिश्वर या लोगों ने सोचा कि मुसलमानों के हालात कैसे अच्छे बने, उनके लिए क्या किया जाए, तो दूसरे दलों को देख करके उन्होंने भी राजनीतिक पार्टियां बना ली, सियासी दल बनाए, और सियासी दल से कोई भी फ़ायदा वो मुसलमानों का नहीं कर पाए। कहने के लिए, बातों को करने के लिए मंच तो मिल गया, लेकिन मुसलमानों का कोई फ़ायदा नहीं हासिल हो पाया। इसलिए कि राजनीतिक पार्टियों में राजनीति करनी पड़ती है, सियासत करनी पड़ती है, और किसी एक समुदाय या किसी एक धर्म की कोई पार्टी बन करके हिंदुस्तान में कोई भी सरकार नहीं बना सकता। तो नतीजा ये हुआ कि उन राजनीतिक पार्टियों से भी कभी कोई फ़ायदा नहीं मिला, उन पर भी तमाम से इल्ज़ाम लगने लगे। तो मुसलमान आज अगर चाहे कि हम तरक्की करें और हम आगे बढ़ें, इस देश में संविधान है, इस देश में कायदा कानून है, संविधान के ही ज़रिए सरकारें चलती हैं, कायदे कानून से ही देश चल रहा है। अगर आप संगठित हो जाएं और पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने, और इसके झंडे के नीचे मुत्तहिद होकर के प्रदेश का मुसलमान अगर एक जगह पे खड़ा हो और संगठित हो जाए, गैर राजनीतिक संगठन है ये, इसमें कहीं पर भी सियासत नहीं होनी है, तो हमारी कोई बुराई नहीं करेगा, और हम अपने हक की आवाज़ शासन और प्रशासन के सामने बुलंद करके अपनी तमाम सी बातों को मनवा सकते हैं और तमाम सी बातों को फ़ायदे ले सकते हैं। लेकिन ये तब मुमकिन है कि जब सभी मुसलमान मुत्तहिद होकर के और एक राय होकर के संगठन बनाएं और संगठित होकर के अपने हक की लड़ाई लड़ें। क्योंकि यहाँ पे कानून सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है, सबको बराबर समान अधिकार है, ये हमारे दिमाग में बैठा दिया गया। आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार चाहे जिसकी हो, अगर हम संगठित हो करके अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, तो सरकारों को हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। हमारे लिए स्कूल भी खोलने पड़ेंगे, इस योजनाएं भी बनानी पड़ेंगी, और हमारी तरक्की के लिए उनको योजनाएं बनानी पड़ेंगी। लेकिन ये तब मुमकिन है कि जब हर स्तर पे, गांव स्तर हो, चाहे कस्बा स्तर हो, चाहे शहर स्तर हो, संगठन बने और उस संगठन के पदाधिकारी के पीछे सब मिलजुल करके एक राय होकर के अपनी समस्याओं को रखें, और उसका राजनीतिक तरीके से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से तौर तरीका अपनाए, लोकतांत्रिक तरीका अपना करके हमें अपनी बातों को शासन प्रशासन के सामने रख करके और एक जहती के साथ काम करें, तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम भी आगे बढ़ सकें और हमारे बातों को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा सरकार को। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संस्थान के सदर मोहतरम हाजी सैयद
एहतराम हुसैन एडवोकेट साहब से। आपने किस खूबसूरती से तमाम सवालों का जवाब दिया। अब बहुत अहम सवाल है कि अक्सर करके जो सरकार है और जो कोई भी सरकार हो उससे हमारी तवक्को बहुत रहती है, लेकिन अभी सरकार ने कुछ ऐसे बिल पास कराए हैं जिसमें ख़ास तौर से 3 तलाक की बात की जाए, तो आप इस 3 तलाक बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मुसलमानों को किस तरीके से सरकार का साथ देना चाहिए या इसमें कुछ और अमेंडमेंट होना चाहिए? हाँ, अब ये चूँकि आज जो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुद्दा जो है ये 3 तलाक का उठाया जा रहा है, और 3 तलाक जो था ये मुसलमानों में था और मुसलमान इसको अपनाए हुए थे। लेकिन जब ये बातें हमारी तमाम सी बहनों ने उठाया कि बहुत से मुल्कों में ये बंद है, यहाँ भी 3 तलाक एक बार में नहीं होना चाहिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी तमाम से ख़वातीन हज़रात ने रीट किया, और उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जो मुसलमानों की रहनुमाई करता है, उसने ये बात कही कि हम इसको हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम इसे ख़त्म करेंगे और हम इसके लिए मुसलमानों को जागरूक करेंगे और 3 तलाक एक बार में बंद किया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके 3 तलाक एक बार में जो होता है उसे निरस्त कर दिया, बंद कर दिया, और कहा कि भाई एक वक्त में 3 तलाक नहीं होना चाहिए। इससे हम मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वक्त और हालात और उलमाए दीन हमारे और तमाम से लोगों दानिश्वर ने यह तय किया कि भाई ठीक है, नहीं होना चाहिए, निकाहनामे पे मॉडल निकाहनामे पे लिखा जाएगा, सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब ये बैंड हो गया तो अब इसको हम मुसलमानों को नहीं अपनाना चाहिए और नहीं अपनाते हैं। लेकिन अगर कोई ना जानकारी में कोई कह देता है तो उसके लिए जो ये केंद्र सरकार बिल लाई है कि जिसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है और मेंटेनेंस देने का है, जेल भेजने का है, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जब कोई जुर्म होता है तो उसकी सज़ा होनी चाहिए। जब 3 तलाक एक बार में ख़त्म कर दिया गया, वो तलाक होएगा ही नहीं, तो फिर उसकी सज़ा कैसी? तो ये बात समझ में नहीं आती है कि जो जुर्म ही नहीं होगा उसकी सज़ा कैसे दी जाएगी। तो ये बिल सरकार को वापस लेना चाहिए, और इससे बदउनवानियाँ और बढ़ेंगी और इससे कोई नतीजा हासिल नहीं होगा। अब जब 3 तलाक एक बार में नहीं होगी तो फिर जाहिर सी बात है नहीं होगी। अगर हमारी कोई बहन को इसके साथ कोई घटना होती है तो वो मौलाना के पास, उलमाए दीन के पास, घर वालों से बात तय करके कि भाई जब तलाक हुई नहीं तो बात ही ख़त्म, और वो चाहे तो कोर्ट भी जा सकती है। कोर्ट बता देगा कि भाई आपका तलाक नहीं हुआ, आपके सारे जो एक शौहर और स्त्री के जो हकूक़ हैं वो आपके सामने हैं और आप उन्हें जाके अपने शौहर से लीजिए, तो इतना काफ़ी है। लेकिन अब उसमें सज़ा देना और फिर बंद करना और मेंटेनेंस देना, तो फिर ये तो गैर शरई बातें हो गई, इससे तो भाई कोई लेना देना है ही नहीं। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि ये बिल वापस लिया जाए, और इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे मुसलमानों का हित है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारा है उसमें ये मदाखलत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एहतराम साहब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मकसद में कामयाब होंगे, और अगर ये मकसद कामयाब हुआ तो तमाम मुसलमानों की तरक्की, उनकी फलाह और बहबूदगी के लिए ये एक ऐसा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है जिससे तमाम मुसलमान, ख़ास तौर से इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की अगर हम बात करें तो एक परचम के तले आएंगे। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे एक बेहतरीन गुफ्तगू, एक बेहतरीन मकसद के लिए हमारे साथ थे अली जनाब इज़्ज़त माब सैयद एहतराम हुसैन एडवोकेट साहब, जो पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संस्थान के सदर मोहतरम हैं। इन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि किस तरीके से मुसलमानों की पसमानदगी और मुसलमानों को अगर अपलिफ्ट करना है तो सबसे बड़ी चीज़ है तालीम याफ्ता होना। यानी अगर तालीम आपके पास है तो आपको आपकी तरक्की के बीच में कोई आड़े नहीं आ सकता, कोई रुकावट नहीं बन सकता। मुझे एक बड़ा खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है कि यहाँ कोताही ज़ौक़े अमल है खुद गिरफ्तारी, जहाँ बाजू सिमटते हैं वहीं से याद होता है। मसलन कि अगर आपने अपनी कमज़ोरी को अपना हथियार बनाया तो जाहिर सी बात है आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसी कमज़ोरी को अपने जज्बे और हौसले के साथ आगे बढ़ जाइए, यकीनन तरक्की आपके कदम ज़रूर चूमेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।